हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रीवियस 42 इयर्स के जो क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं उसके 4th लेक्चर पर हैं। और आज हम आपको जो क्वेश्चन मैंने जेई मेंस के डिस्कस किए थे उसके बाद जेई एडवांस के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। और कुछ बच्चों ने ये कहा है कि सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने इन कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए और उसका रिवीजन करिए। देखिए, सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही होता है कि हम ये जान पाते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस किस टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको सिलेबस का आइडिया नहीं होता है, और आप जिस कोचिंग में या जिस भी सोर्स से आप आईआईटी जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपका सोर्स 100% परफेक्ट आपकी प्रिपरेशन करा रहा हो। तो इस बात का आइडिया कि कौन सा कॉन्सेप्ट जेई में पूछा जाता है और कौन सा नहीं पूछा जाता है, इस बात का आइडिया हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही कर सकते हैं। और लास्ट 42 इयर्स के क्वेश्चन मतलब लगभग 100% सिलेबस कवर हो जाना। इसलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जेई प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस के टाइप से आपको इनकमिंग ईयर का पेपर मिलेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आप ये मान लीजिए जेई मेंस का पेपर तो 80% इन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या इनके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। तो ये आपको सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है। इसलिए सब लोग कॉपी पेन लेके बिल्कुल जम के बैठ जाइए, और जब तक हम डिस्कस करें तब तक आपको कोई काम नहीं करना है। और जो क्वेश्चन हम आपसे पूछे उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ताकि जब हम उसे बताएं तो आप ये बात जज कर पाएं कि आपको चीजें आती हैं या नहीं आती हैं, कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी थ्योरी को आप अपनी बुक से, अपने नोट से या किसी सोर्स से आप उसे देखें। वैसे मैं क्वेश्चन के बीच में सफिशिएंट थ्योरी आपको डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस के क्वेश्चन, और हमारा पहला टॉपिक चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट। इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग एटम, मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी और मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, स्टोइकियोमेट्री, और हम लोग बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस की, ठीक है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 1। तो जेई एडवांस का ये क्वेश्चन है 2020 में आया है। 2020 में ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस इसमें a 100 ml solution was made by adding 1.43 gram of Na2CO 3.X2O। एक 100 ml solution को बनाया गया है। ये 100 ml solution है, इसमें वेट ऑफ Na2CO3.X2O, इसका वेट जो दिया गया है, ये वेट है आपका 1.43 ग्राम। 1.43 ग्राम ये वेट है, और ये 100 ml सॉल्यूशन है। 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन है, और इस 100 ml सॉल्यूशन में हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट है 1.43 ग्राम। और आपसे इसमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ x कितना होगा अगर इसकी नॉर्मेलिटी 0.1 है। नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.1।
तो आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यहां पर 100 ml सॉल्यूशन में हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है 1.43 ग्राम। जिस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी है 0.1 नॉर्मल, आपको x का वैल्यू बताना है। बताइए कैसे करेंगे। देखिए ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। आपको अपने कॉन्सेप्ट चेक करने का सबसे बेस्ट जरिया है लास्ट ईयर के IIT JEE के क्वेश्चंस। अगर आपका चैप्टर 100% कंप्लीट है और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे हैं तो आप ये मानिए कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन से आपको अपने चैप्टर का आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर पे आपका कितना कमांड है। तो फटाफट बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जल्दी से सभी लोग अपनी कॉपी में एक रफ आप बताइए, रफली आप लिखिए कि इस क्वेश्चन को किस प्रोसेस से करेंगे, क्योंकि पूरा प्रोसेस और कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो एक आइडिया आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि पहले हम ये स्टेप करेंगे, फिर ये स्टेप करेंगे, फिर ये स्टेप करेंगे, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं और आप टैली करिए कि आपने सही सोचा था या नहीं सही सोचा था। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मेलिटी का हम लोग फॉर्मूला रखेंगे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सभी लोगों को पता होगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहां पर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। ये हमारे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या चीज है, नॉर्मेलिटी हमें गिवन है, वेट भी गिवन है सॉल्यूट का और वॉल्यूम भी गिवन। ये इक्विवेलेंट वेट क्या चीज होती है, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, जल्दी से बताइए। इक्विवेलेंट वेट, वैसे इक्विवेलेंट वेट का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जिससे आप किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। एन फैक्टर क्या होता है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। एन फैक्टर जैसे एन फैक्टर, एन फैक्टर अगर आपका एलिमेंट होगा तो इसका एन फैक्टर होगी वैलेंसी। अगर आपका एसिड होगा तो एसिड का एन फैक्टर होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। एसिड अगर होगा तो एसिड का एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। ध्यान रहे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन है। यहां पर ये जरूरी नहीं कि एसिड में 3 H+ आयन है तो तीनों रिप्लेस हो सकता है किसी रिएक्शन में एक H+ आयन रिप्लेस होगा तो उसका एन फैक्टर उस रिएक्शन में 1 होगा। अगर जितने भी रिप्लेसेबल H+ आयन होंगे वो उसका एन फैक्टर होगा। अगर कोई बेस है, और ये जो रिप्लेसेबल H+ आयन होते हैं इनको हम बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। अगर कोई बेस है तो बेस में नंबर ऑफ OH- आयन, बेस का एन फैक्टर होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन। इट इज नोन एज एसिडिटी ऑफ बेस। और अगर कोई कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड है, जैसे यहां पर कंपाउंड है, तो कंपाउंड का एन फैक्टर होता है चार्ज ऑन कैटायन इन 1 मॉलिक्यूल। कंपाउंड का एन फैक्टर क्या होता है, चार्ज ऑन कैटायन इन 1 मॉलिक्यूल। चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन
in one molecule. Charge on cation in one molecule. अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन वन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से एन फैक्टर हम लोग निकालते हैं। तो यहां पर हमारा कंपाउंड है, इसका एन फैक्टर चार्ज ऑन कैटायन, इसमें कैटायन Na+ होगा और इसमें दो Na+ होंगे, तो यहां पर इसका एन फैक्टर होगा 2, चार्ज ऑन कैटायन +2। तो यहां पर बेटा इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? वेट है 1.43 और इक्विवेलेंट वेट मोलर मास इसका 106 + 18x, 106 + 18x और अपॉन एन फैक्टर है 2 और वॉल्यूम इन लीटर 0.1 लीटर। नॉर्मेलिटी कितना है? 0.1। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? यहां से इससे ये पॉइंट कैंसिल हुआ और इससे ये, तो यहां पर 1 = 143 × 2 अपॉन 106 + 18x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 106 + 18x = कितना आ जाएगा? 286। यहां से x का वैल्यू आएगा 10। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, x = 10 आएगा। बताइए ये बात समझ में आई? फिर से देखिए इस क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन आपका था हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का 1.43 ग्राम है और इसे हमने 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, या ये कहें कि इसका हमने सॉल्यूशन बनाया जिसका वॉल्यूम 100 ml है और उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल है। आपको x की वैल्यू बतानी थी। हमने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यहां से वैल्यू रखी और सिंपल कैलकुलेशन करके x का वैल्यू कैलकुलेट किया, 10 आया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 एडवांस में आया है। 2018 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस ये क्वेश्चन देखिए, एक बार आप क्वेश्चन सुन लीजिए। गैलेना इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड बाय पासिंग एयर थ्रू एट हाई टेम्परेचर। गैलेना क्या होता है? लेड का ओर होता है। गैलेना लेड का ओर है। गैलेना होता है PbS, ये लेड का ओर होता है। गैलेना इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड बाय पासिंग एयर थ्रू इट एट हाई टेम्परेचर। गैलेना से हम लेड का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो गैलेना को हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पास किया गया है, जिससे उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है। After some time, the passage of air is stopped, but the heating is continued in a closed furnace such that the content undergoes self-reduction. The weight of lead produced per kg of oxygen consumed. देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि गैलेना को हमने हाई टेम्परेचर में फर्नेस में पास किया है। अब गैलेना को जब हमने हाई टेम्परेचर में फर्नेस में पास किया है तो उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गया, फिर ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी, और जब ऑक्सीजन सप्लाई रोक देंगे तो क्या होगा? गैलेना का सेल्फ रिडक्शन होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो मेटलर्जी होती है वो 4 मेथड से हमारे सिलेबस में है।
मेटल का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर ओर। ये 4 मेथड्स हमारे सिलेबस में है, कार्बन रिडक्शन मेथड, सेल्फ रिडक्शन मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि हमारे ये गैलेना सेल्फ रिडक्शन मेथड होता है। तो ये सेल्फ रिडक्शन, जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं, कॉपर का एक्सट्रैक्शन भी सेल्फ रिडक्शन मेथड से होता है और लेड का एक्सट्रैक्शन भी सेल्फ रिडक्शन मेथड से होता है। यहां पर बेटा PbS गैलेना को ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, लेड ऑक्साइड बनेगा PbO और SO2। अब 100% गैलेना को हमने ऑक्सीडाइज नहीं कराया क्योंकि हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे हीट किया, फिर हमने ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी है और हीट को हमने कंटिन्यू किया है क्लोज फर्नेस में। तो ये जो लेड ऑक्साइड है ये PbO, ये PbS का सेल्फ रिडक्शन कर देगा, PbS का सेल्फ रिडक्शन कर देगा और बना देगा Pb प्लस SO2। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ये बताना है कि व्हाट अमाउंट ऑफ लेड इज प्रोड्यूस बाय 1 kg ऑक्सीजन। व्हाट अमाउंट ऑफ लेड इज प्रोड्यूस बाय 1 kg ऑक्सीजन, मतलब 1 kg ऑक्सीजन को अगर हम यूज करें 1 kg ऑक्सीजन को, तो व्हाट अमाउंट ऑफ लेड का क्या अमाउंट फॉर्म होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी आपको सेल्फ रिडक्शन का कुछ आइडिया हुआ होगा। वैसे तो आप लोगों ने मेटलर्जी पढ़ी होगी, सारे अच्छे बच्चे हो और सारे बच्चों को सिलेक्शन चाहिए। अगर नहीं पढ़ी है तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट नहीं है। मेटलर्जी में 4 मेथड होते हैं। 4 मेथड में एक है कार्बन रिडक्शन मेथड, सेल्फ रिडक्शन मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और साइनाइड प्रोसेस। अभी क्या है, कार्बन रिडक्शन मेथड से हम किसकी मेटलर्जी करते हैं, आयरन की और टिन की। सेल्फ रिडक्शन मेथड से हम मेटलर्जी करते हैं किसकी, लेड की और कॉपर की। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। साइनाइड प्रोसेस से सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन मेथड से लेड की मेटलर्जी होती है और लेड का एक्सट्रैक्शन हम लोग गैलेना से करते हैं। गैलेना को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं और हीट करते हैं जिससे गैलेना का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है लेड ऑक्साइड में। हालांकि ये लेड ऑक्साइड में होता है और लेड सल्फेट में भी होता है, ठीक है ना, लेकिन पार्शियली गैलेना ऑक्सीडाइज होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसमें एडिशनल गैलेना को ऐड कर देते हैं फर्नेस में और फर्नेस को क्लोज कर देते हैं, बट हीटिंग कंटिन्यू रखते हैं। तो जो लेड ऑक्साइड है वो गैलेना के साथ में सेल्फ रिडक्शन करता है, लेड रिड्यूस होता है और SO2 बनता है। तो ये हमारा सेल्फ रिडक्शन मेथड का एक ब्रीफ आइडिया हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि 1 kg ऑक्सीजन से कितना आयरन आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंसिंग में देखिए क्या है, लेड 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो हम लोग 2 तरह से इसे बैलेंस कर सकते हैं, या तो हम इसमें 3/2 कर दें, 3/2। अब ये बैलेंस हो गई। अब यहां पर PbO और PbS। बेटर ये है कि हम यहां पर 3/2 ना करके 3 कर लेते हैं, 3। तो ये 6 हो गया। अब ये 6 हो गया तो आप इसे बैलेंस करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से ये मल्टीप्लाई होगा और 2 से ये होगा। अब देखिए लेड 2 है, 2, सल्फर 2 है, 2, ऑक्सीजन 6 है, 4 + 2 6 बैलेंस है। अब यहां पर आप इसे बैलेंस करेंगे 2 और 2
ऑक्सीजन बैलेंस है और यहां पर कितना हो जाएगा 3 बैलेंस हो गया। अब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों भाई, ओवरऑल रिएक्शन में दो रिएक्शंस को हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, पहले ये स्टेप हो रही है और फिर ये स्टेप हो रही है। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3PbS, 3PbS, 2 ये है 1 ये, और प्लस 3O2 ऑक्सीजन, और यहां पर बनेगा 3Pb प्लस 3SO2। अब आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो यहां पर हो जाएगा PbS प्लस O2 और Pb प्लस SO2। ये आपकी रिएक्शन होगी। मतलब क्या लेना, ओवरऑल रिएक्शन है, वो 2 स्टेप में रही है लेकिन ओवरऑल रिएक्शन ये होगी। तो अभी इसमें 1 kg से 1 kg ऑक्सीजन से कितना अमाउंट लेड का फॉर्म होगा। ये बैलेंस रिएक्शन है तो हमें पता है जितना मोल ऑक्सीजन का कंज्यूम होगा उतना मोल लेड का फॉर्म होगा। भाई आपको स्टोइकियोमेट्री पता है ना, इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन मोल रेशियो इज सेम एज रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। तो यहाँ कोफिशिएंट है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। 1 मोल जब PbS कंज्यूम होगा तो 1 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, 1 मोल लेड बनेगा, 1 मोल SO2 बनेगा। तो यहाँ पर बेटा 1 kg है तो हम लोग इसका मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मोल कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा गिवन मास इन ग्राम्स 1000 ग्राम अपॉन 32। जितना मोल इसका ऑक्सीजन का होगा उतना मोल लेड फॉर्म होगा। तो यहां पर मोल ऑफ लेड सेम होगा 1000 अपॉन 32। अब वेट ऑफ लेड कितना आ जाएगा, वेट ऑफ Pb आ जाएगा मोल 1000 अपॉन 32। मोल से वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल इनटू मोलर मास, ये होता है मास इन ग्राम। मोलर मास कितना है लेड का 207 मोलर मास आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन जल्दी बताइए क्या आएगा, फटाफट कैलकुलेट करिए विदाउट कैलकुलेटर। एग्जाम में कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होगा, विदाउट कैलकुलेटर आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए जल्दी से, हरी अप जल्दी बताइए। 647 ग्राम, 70 ग्राम। अभी इसका केजी में होगा 6.47 kg। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सारे बच्चों को। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात देखिए, इस क्वेश्चन में जेई एडवांस का क्वेश्चन था और कई सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए थे। जिसको लेड की मेटलर्जी नहीं पता होगी वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, और जिसको स्टोइकियोमेट्री नहीं पता होगी वो भी इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। तो जेई एडवांस और जेई मेंस के क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। जेई मेंस का क्वेश्चन एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, या रियली कभी 2 या 3 कॉन्सेप्ट मिस करके क्वेश्चन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और टाइम हार्डली 1 या 2 मिनट ही यूज करना होता है, ठीक है ना। लेकिन एडवांस का क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का होता है और उसमें कई कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जेई एडवांस 2018 में।
जेई एडवांस 2018 में, जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ MnCl2 dissolved in aqueous solution, it was completely converted to KMnO4 using the reaction। अच्छा ठीक है, पहले क्या इन्होंने कहा है कि MnCl2 की क्वांटिटी मेजर करने के लिए MnCl2 को KMnO4 में कन्वर्ट किया गया है। कैसे कन्वर्ट किया गया है? MnCl2 प्लस K2S2O8 के साथ में इसको ऑक्सीडाइज किया गया है और ऑक्सीडाइज करके इसे KMnO4 में कन्वर्ट किया गया है। KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस HCl प्लस HCl में, ठीक है। अब देखिए कहा है कि पूरा का पूरा इसमें MnCl2 की क्वांटिटी हमें मेजर करनी थी, तो हमने इसको इसके साथ में डिसॉल्व करके पूरा MnCl2 को KMnO4 में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या किया है, वो जो KMnO4 का जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ ड्रॉप्स HCl की डाल दी है। सम ड्रॉप HCl आर एडेड, ठीक है ना। फर्दर ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड बाय दिस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तब तक ऑक्सीडाइज किया गया है जब तक कि पूरा KMnO4 का कलर डिसअपीयर ना हो जाए। और इस ऑक्सीडेशन में ऑक्सैलिक एसिड का 225 मिलीग्राम यूज हुआ है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, इस KMnO4 के एसिडिक सॉल्यूशन में, वैसे भी एसिडिक सॉल्यूशन H2SO4 HCl फॉर्म हो रहा है और साथ में इसमें कुछ कंसंट्रेटेड HCl का कुछ अमाउंट ऐड कर दिया ताकि पूरी तरह से अच्छे से KMnO4 सॉल्यूशन एसिडिक हो जाए। और इस KMnO4 सॉल्यूशन से किसको ऑक्सीडाइज किया है? इसको H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज किया है, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है ना। और इसके पूरे डिकलराइज होने के लिए जब KMnO4 किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस हो जाता है, किसमें? Mn+2 में, एसिडिक मीडियम में। तो यहां पर मीडियम एसिडिक है और ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसको ऑक्सीडाइज किसमें करेगा? CO2 में ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सैलिक एसिड को, और ये खुद रिड्यूस होगा Mn+2 में, Mn+2 में रिड्यूस होगा। और जब KMnO4 का जो सॉल्यूशन होता है वो पिंक सॉल्यूशन होता है, लेकिन जब ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो खुद रिड्यूस Mn+2 में हो जाएगा और Mn+2 का सॉल्यूशन कलरलेस होता है। तो जब ये पूरी तरह से खर्च हो गया है, पूरी तरह से KMnO4 डिकलराइज हो गया है, उस समय इसका 225 मिलीग्राम यूज हुआ है, मिलीग्राम यूज हुआ है। तो आपसे पूछा गया है what amount of MnCl2 is present in original solution, और यही हमें निकालना था। तो यहां पर इसका वेट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहां पर एसिडिक मीडियम में कार्बन ऑक्सीडाइज होगा CO2 में, Mn रिड्यूस हो जाएगा +2 में। KMnO4 वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है। जब एसिडिक मीडियम होता है तो KMnO4 Mn+2 में रिड्यूस होता है, जब बेसिक मीडियम होता है तो KMnO4 K2MnO4 में रिड्यूस होता है, और जब न्यूट्रल मीडियम होता है तो KMnO4 MnO2 में रिड्यूस होता है। तो यहां पर एसिडिक मीडियम है इसलिए Mn+2 में रिड्यूस हो रहा है। अब आप क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे K+ और प्लस वाटर। अब आप इसको बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं।
तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। कितने का चेंज हो रहा है, जल्दी से बताइए, सारे बच्चे जल्दी से बताएं। जब तक आप अलर्ट होके बैठेंगे नहीं, अपनी कॉपी पेन में करेंगे नहीं, तब तक आप कभी भी नहीं सीख सकते। याद रहे, आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और जेईई एडवांस के क्वेश्चन मतलब आईआईटी का फाइनल लेवल। अगर आपने इस लेवल को अप्रोच कर लिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और मेरा एम क्या है, सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाना। यकीन मानिए, आपने अगर 42 इयर्स के क्वेश्चंस कर लिए जेईई एडवांस और मेन के, तो आपका जेईई में कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। इसके अलावा कोई भी टेक्निक सिलेक्शन के लिए नहीं है। अगर आप रैंडम बुक से क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए आपको इनफाइनाइट क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन टाइम तो लिमिटेड है। लिमिटेड टाइम में बेस्ट काम करने का तरीका है पिछले साल के क्वेश्चन करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना। ये बेस्ट आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो ही आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट है, और अगर नहीं परफेक्ट है तो अभी टाइम है। आप टॉपिक को रिवाइज करके अपने को परफेक्ट कर सकते हैं। अभी सफिशिएंट आपको रिवीजन के लिए टाइम है। इसलिए बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर रिडॉक्स मेथड से, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से इसे हम बैलेंस करेंगे। +7 से +5 कितना चेंज हुआ, चेंज होगा 5 का चेंज हुआ। और यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। कितने का चेंज हुआ, +3 से +4 1 का चेंज हुआ। लेकिन यहां पर 2 कार्बन एटम है, तो एक मॉलिक्यूल में चेंज कितने का होगा, 2 का। यहां पर चेंज हुआ 2 का। अब हम क्या करेंगे, दोनों चेंजेस को इक्वल करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम हो। ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, रिडक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएं। तो हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 5 मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। नंबर ऑफ रिमूवल इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एडेड इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन प्रोसेस। तो ये दोनों इक्वल हो गए, इन दोनों का रेशियो सेम हो गया, इन दोनों का रेशियो फिक्स हो गया। सॉरी, ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, रिडक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए जाते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का रेशियो हम फिक्स कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, कार्बन और अब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट बैलेंस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के कोफिशिएंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके रेशियो को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर रेशियो चेंज हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर पोटेशियम 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर Mn2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पोटेशियम बैलेंस, Mn बैलेंस, कार्बन 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 20 यहां ऑक्सीजन है 8 वाटर हो गया, 8 वाटर हो गया 16H+। H+ कितना है, 16 नहीं होगा, H+ वहां पर 16 और यहां पर 10, वहां पर 16 है और यहां पर है 10, 6 वाटर। ठीक है ना, इस तरह से बैलेंसिंग हो गई। अब देखिए, इसका रेशियो पता है, तो यहां से हम ये पता कर लें कि कितने इसके मोल हैं। जितने मोल इसके होंगे उससे इसके मोल निकाल लेंगे। तो यहां पर मोल कितना हो जाएगा, यहां पर मोल हो जाएगा 225 मिलीग्राम है, इंटू 10⁻³
और इसका GMM कितना होगा H2C2O4 ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर मास। मोलर मास इसका कितना होगा देख लेते हैं H2C2O4 2 + 24 + 64 ये आ जाएगा कितना 90 यहां पर 90 रख देंगे। ठीक है जितना मोल इसका होगा उतना ही मोल इसका भी होगा। अब इसका कितना मोल होगा 2/5 इंटू 225 इंटू 10⁻³ जब ये 2 मोल कंज्यूम होगा तो ये 5 मोल कंज्यूम होगा, तो इसके इतने मोल जब कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके कितने यूनिटी मेथड, सिंपल यूनिटी मेथड। आप इससे इसको कैंसिल करेंगे 1 मिलीमोल 10⁻³ मोल मतलब 1 मिलीमोल। अब ये 1 मिलीमोल है और इसको देखते हैं। अब यहां पर इस रिएक्शन को बैलेंस करना बेवकूफत है, हम इसे POAC लॉ से कर देंगे। इसका कितना है 10⁻³ मोल, तो सारा का सारा Mn इसमें KMnO4 में ही जा रहा है, तो जितना मोल इसमें मोल एटम Mn का होगा उतना इसमें होगा, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं। POAC लॉ प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लॉ, यहां पर Mn टोटल Mn गोज टू KMnO4, बाकी किसी भी प्रोडक्ट में मैग्नीशियम नहीं है ना किसी रिएक्टेंट में, तो 10⁻³ मोल ये जब फॉर्म हो रहा है तो इसका कंज्यूम कितना हो रहा होगा 10⁻³ मोल। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम POAC लॉ। देखिए हमेशा रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई एलिमेंट किसी एक रिएक्टेंट में प्रेजेंट है और एक ही प्रोडक्ट में भी है तो आप वहां से POAC लॉ से उनके क्वांटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है वहां पर KMnO4 में Mn का 1 एटम है, यहाँ भी 1 एटम है, तो जितना मोल इसका होगा उतने ही मोल KMnO4 फॉर्म होगा। अब आपसे पूछा गया है वेट ऑफ MnCl2, तो वेट ऑफ MnCl2 बताइए कैसे निकालेंगे। मोल पता है, मोल से वेट कैसे निकालते हैं जल्दी बोलिए। अरे भाई बोलो, लिखो कॉपी में, लिख लिया। चलिए वेट ऑफ MnCl2 क्या हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना है, मोल है 10⁻³ और इसका मोलर मास Mn का कितना होता है। देखिए ये मोलर मास आपको दे देते हैं क्वेश्चन में, यहां पर भी दिया है Mn का 55 है, क्लोरीन का 35.5, तो 35.5 2 जा 71 और 55 कितना होगा 71 55 और 71 ये आ जाएगा 126 ग्राम मतलब 126 मिलीग्राम, यही आंसर है। बताइए बात समझ में आई, जल्दी बोलो। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है लेकिन कई कॉन्सेप्ट हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं। पहले तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो वो Mn+2 में कन्वर्ट होगा। आपको कैसे पता KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सिलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और ये कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा सकता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। वैसे भी आपको ये बात पता होनी चाहिए KMnO4 यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल मीडियम, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। और एसिडिक मीडियम में जब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो वो +7 से +2 में कन्वर्ट होता है।
ठीक है, एक तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कार्बन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, कार्बन की ऑक्सिलिक एसिड में +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो कन्वर्ट होगा +4 में। तो यहां से हमने ऑक्सीडेशन मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इस रिएक्शन को बैलेंस करके यहां पर KMnO4 का मोल कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग भी आपको पता होनी चाहिए, कैसे बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग का प्रोसेस क्या है कि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के वन मॉलिक्यूल में चेंज देखेंगे और फिर उन चेंजेस को इक्वेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग प्रॉपर कांस्टेंट, और इक्वेट करने के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के कोफिशिएंट का रेशियो फिक्स हो जाएगा, और फिर हम सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करके रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस होने के बाद हमने यहाँ से इसके मोल कैलकुलेट किए और फिर KMnO4 के मोल कैलकुलेट किए और KMnO4 के मोल आ गए। तो फर्स्ट रिएक्शन में बैलेंस करने की हमने नीड नहीं समझी, क्योंकि वहां हम POAC लॉ अप्लाई कर सकते थे, बिकॉज Mn इज प्रेजेंट इन वन रिएक्टेंट एज वेल एज इन वन प्रोडक्ट। When single element, one element present in one reactant and one product, then we can apply POAC law for that reactant and that product. ठीक है, समझ में आया सभी को? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस टफ लग रहे होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शायद आपके कोचिंग में ना कराई गई हो, या जहां भी आप प्रिपरेशन करते हैं वहां ना कराई हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2018 एडवांस का क्वेश्चन। अब देखिए, 2018 एडवांस में 3 क्वेश्चंस आए हैं। हमने 3 क्वेश्चन लगातार 2018 के ही डिस्कस किया। अब देखो, यहां पर एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस का तो एक ही पेपर, 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, लेकिन अब एक ही ईयर में 3 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रिएक्शन की सीरीज दी गई है। यहां पर J 2018 एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस का। इसमें एसिटोफिनॉन दिया है, एसिटोफिनॉन CCS, एसिटोफिनॉन। ये NaOBr से रिएक्शन कर रहा है एसिडिक मीडियम में, और यहां पर बन रहा है A, और इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, बन रहा है B। इसकी रिएक्शन Br2 KOH के साथ में हो रही है, ये बन रहा है C, और इसके बाद इसकी रिएक्शन हो रही है Br2 के साथ में, 3 इक्वलेंट। इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये बन रहा है D। इस रिएक्शन, इसका प्रोडक्शन 60% है, परसेंटेज यील्ड, और इसका है 50%, और इसका भी है 50%, इसका है 100%। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है द अमाउंट ऑफ D फॉर्म्ड फ्रॉम 10 मोल ऑफ एसिटोफिनॉल। इसके 10 मोल से
डी का कितना अमाउंट फॉर्म होगा, इससे मोल पूछा है कितना, है ना। मोल पूछा है नहीं भाई, अमाउंट पूछा है, मोल नहीं, वेट पूछा है। अब देखिए, अगर यहां मोल पूछा होता तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कैसे नहीं जरूरत थी? क्योंकि आपको परसेंटेज यील्ड गिवन है। आपको पता है 10 मोल से 60% ये बन रहा है, तो 60% मतलब 6 मोल बनेगा भाई। 10 मोल एसिटोफिनॉन है, उससे ए का प्रोडक्शन 60% हो रहा है। परसेंटेज यील्ड कितना है? 60% है, तो 6 मोल बनेगा। 10 का 60% 6 मोल, और इसका 50%, ए से बी का फॉर्मेशन 50%, तो 6 मोल का 50% 3 मोल बनेगा। अब बी से सी का प्रोडक्शन फर्दर 50% है, तो 3 मोल का आधा, 50% मतलब हाफ, कितना होगा? 1.5 मोल। इसका बनेगा 1.5 मोल। और सी से डी का प्रोडक्शन 100% है, तो ये कितना हो जाएगा? इसका बनेगा 1.5 मोल। लेकिन यहां पर मोल की इंफॉर्मेशन नहीं पूछी है। मोल पूछा होता तो फिर अपना काम बन गया था। यहां पर वेट पूछा है। वेट में दिक्कत क्या आने वाली है बताइए? डी का वेट कैसे निकालेंगे? डी का वेट निकालने के लिए आपको ये सारी रिएक्शंस भी पता होनी चाहिए। जब डी हमें पता पड़ेगा कौन सा कंपाउंड बनेगा, तभी तो आप वेट निकाल पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन में मोल अगर डी का पूछा होता तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। लेकिन ये है जेई एडवांस का क्वेश्चन। अगर मेंस का क्वेश्चन होता तो यही क्वेश्चन देते और यहाँ पर मोल पूछते, लेकिन जेई एडवांस का है, इसलिए उन्होंने वहां पर वेट पूछा, और वेट पूछने से आपके रिएक्शन की टफनेस बढ़ गई। आपको अब रिएक्शन, जो ये आपका सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, इसमें आपको हर रिएक्शन पता होनी चाहिए। ये है एडवांस के क्वेश्चंस की क्वालिटी। एडवांस में जब भी क्वेश्चन बनता है तो कई सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। वो लोग सिंगल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अब चलिए आगे बात कर लेते हैं कि यहां पर Br, यहां पर सोडियम हाइड्रोब्रोमाइड की प्रेजेंस में एसिटोफिनॉन कौन सी रिएक्शन देगा? जल्दी बताइए, आप लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ी होगी। ये कौन सी रिएक्शन है? जल्दी बोलो। एसिटोफिनॉन, जल्दी बोलो भाई, जल्दी। कौन सी रिएक्शन है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है? जो आपका एसाइल ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। किसकी प्रेजेंस में? हैलोजन और बेस की प्रेजेंस में। और ये भी तो हैलोजन और बेस है। हैलोजन और बेस के मिक्सचर से ही तो सोडियम हाइड्रोब्रोमाइड बनता है। तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इट इज ए हैलोफॉर्म रिएक्शन। और हैलोफॉर्म रिएक्शन से क्या होता है? जब हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है मतलब हैलोजन और कोई बेस होता है, तो इस हैलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोफॉर्म बनता है और यहां पर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। मतलब क्या बनेगा? CHX3 प्लस यहां पर Na प्लस OC डबल बॉन्ड OG, ये बनेगा। लेकिन यहां पर एसिडिफिकेशन कराएंगे तो ये सोडियम सॉल्ट एसिटिक एसिड में कन्वर्ट, यहां पर दो काम हो रहे हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन और फिर उसका एसिडिफिकेशन। तो यहां पर ए जो आपको बनेगा, ए बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ये बात समझ में आई? हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए एसाइल ग्रुप का होना मस्ट है, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये G की जगह कोई कार्बन हो सकता है इससे बॉन्डेड, या हाइड्रोजन हो सकता है, कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन हो सकती है। तो यहां पर ये बन गया
बेंजोइक एसिड। अब अमोनिया के साथ हीट करेंगे, अगर केवल अमोनिया होता तो एसिड और बेस से सॉल्ट बन जाता। क्या बन जाता? अगर केवल अमोनिया होता तो एसिड और बेस से सॉल्ट बन जाता है। यहां पर बेंजोइक एसिड है और इसकी रिएक्शन अगर अमोनिया से होती तो ये सॉल्ट बन जाता, COONH4 प्लस माइनस। लेकिन इसको हीट कर देते हैं, हीटिंग से आपका वाटर रिमूव हो जाएगा और CONH2 बन जाएगा। तो यहां पर ये आपका आएगा CONH2। ठीक है। अब एमाइड और हैलोजन KOH की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है? बोलिए। हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन से प्राइमरी अमीन बनते हैं, तो यहां पर प्राइमरी अमीन बनेगा NH2, प्राइमरी अमीन। ठीक है। अब ये प्राइमरी अमीन 3 इक्विवेलेंट ब्रोमीन के साथ में, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहां पर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सारे आठों पैरा पर होगी। 3 इक्विवेलेंट है, तो इसमें जो D बनने वाला है आपका, वो D आपका प्रोडक्ट क्या होगा? D प्रोडक्ट होगा NH2 Br और Br। तो ये आपका जो D बनेगा वो ये बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है। तो अब इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मोल आपको पता है, मास आ जाएगा। इसका मोलर मास आप निकाल सकते हैं। मोलर मास कितना होगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका वेट आएगा, वेट इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? C6H2 Br3NH2। तो मोल है इसका 1.5 और मोलर मास आप देख लेंगे कितना आता है। इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मोलर मास, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर आपको वेट आ जाएगा। इसका वेट आएगा 495 ग्राम, 495 ग्राम। ठीक है। आप मोलर मास कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 495 ग्राम आएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। ये जो बीच की रिएक्शंस है, इन रिएक्शंस के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। पहली रिएक्शन क्या है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन, ये बेस के साथ में हीटिंग है, जब अमोनिया के साथ में बेंजोइक एसिड हीट किया जाता है तो ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT 1991 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 1991 का क्वेश्चन है। 1991 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है वेट ऑफ 1 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। देखिए CuSO4 .5H2O, इसके मॉलिक्यूल दिए हैं 1 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। इसका वेट पूछा है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भी बहुत पुराना, 1991 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तब आप लोग
हुए भी नहीं होंगे, आप लोगों की बर्थ भी नहीं हुई होगी। अब ये पुराना क्वेश्चन है तो आसान है, पहले आसान क्वेश्चन आते थे, हालांकि अभी भी आसान क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से वेट आप कैसे निकालेंगे? देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास और मोल मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मास में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सबसे पहले आपको मोल मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर वहां से आप मास कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल मॉलिक्यूल, बताइए क्या फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 to the power 22 6.023 into 10 to the power 23। ये मोल मॉलिक्यूल्स हो गया। अब यहां से वेट क्या होगा? मास इज इक्वल टू, मोल से वेट कैसे निकालते हैं, मास कैसे निकालते हैं? मोल इनटू मोलर मास। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 10 to the power 22, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/60.23 इनटू इसका मोलर मास। मोलर मास कितना होगा इसका? कॉपर 63.5 और सल्फर 32 प्लस 64 प्लस 90, तो ये आ जाएगा 249.5 इतने ग्राम। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो कभी कभी तो जेई में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स में आया था। जो एडवांस का 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो टफ होता है, 1 मार्क्स में तो हमेशा आसान क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो इसका वेट आता है 4.14 ग्राम, कैलकुलेट करेंगे यही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूलर मास 30 ग्राम इज डिसॉल्व इन 250 ml वाटर, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 83 का क्वेश्चन है, जेई 83 का क्वेश्चन है 83। अब इसमें क्या है, इन्होंने 3 ग्राम सॉल्ट को, एक सॉल्ट है उसका 3 ग्राम वेट है, सॉल्ट का 3 ग्राम। इस सॉल्ट को डिसॉल्व किया है 250 ग्राम वाटर में। यहां पर वेट ऑफ वाटर है 250 ग्राम और आपसे कहा है फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको सोचना ये पड़ेगा कि वेट ऑफ वाटर गिवन है और मोलरिटी में तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल डिसॉल्व होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसका मोलर मास दिया गया है, मोलर मास जो सॉल्ट का है, मोलर मास सॉल्ट का है 30। यहां से आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में एक ड्रॉबैक भी है, वाटर की डेंसिटी गिवन नहीं है, क्योंकि जब तक वाटर की डेंसिटी गिवन नहीं होगी तब तक वाटर का वॉल्यूम हमें पता नहीं। तो वाटर की डेंसिटी वैसे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम पर ml होती है और हमें उसे यूज करना पड़ेगा, लेकिन एक हम इसे टेक्निकल मिस्टेक क्वेश्चन की बोल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता टेम्परेचर क्या है, 4 डिग्री है, 25 डिग्री। वाटर की डेंसिटी वेरी करती है, बट 4 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। चूंकि ये 83 का क्वेश्चन है, बहुत पहले का क्वेश्चन है, दादाजी के जमाने का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml एज्यूम करके इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये हो जाएगा 250 ml। ऐसा इसलिए क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर ml। अब यहां से आप मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू
वेट ऑफ सॉल्यूट 3 ग्राम, मोलर मास 30, वॉल्यूम ऑफ वाटर 250। वॉल्यूम जब ml में होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 4, ये 10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 0.4 मोलर। वेरी सिंपल। मेंस का क्वेश्चन और जेईई एडवांस का जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसान होगा। जो 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे, इसलिए क्वेश्चन टफ होगा। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस थे दोनों। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। आपको निकालना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई 80 का क्वेश्चन है, 1980 का, जेईई 1980 का क्वेश्चन है। यहां पर 18 ml वाटर में वाटर का वॉल्यूम दिया है 18 ml। इसमें आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बताइए कैसे करेंगे। 18 ml वाटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से बताइए। यहां भी वही प्रॉब्लम है, वॉल्यूम गिवन है, वाटर का मास हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए डेंसिटी पता होनी चाहिए। देखो पहले क्वेश्चन में छोटे छोटे कमियां होती थी। यहां पर अगर ये क्वेश्चन आज की डेट में आएगा तो वाटर की डेंसिटी गिवन होगी। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी नोन होती है 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 ग्राम पर ml। लेकिन ये जरूरी थोड़े ना है कि 18 ml जो वाटर गिवन है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो सकता है इसका टेम्परेचर 25 हो, 30 डिग्री हो या -2 डिग्री हो, ठीक है ना। तो यहाँ टेक्निकल मिस्टेक है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब वाटर की डेंसिटी हमें या तो नोन हो या हम उसे 4 डिग्री वाली एज्यूम करके कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर देखिए 18 ml वाटर है, तो यहाँ से हम लोग वेट ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेंगे। वेट ऑफ वाटर क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम 18 ml है और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, 18 ग्राम। अब यहां पर वाटर का वेट आपको पता पड़ा है, लेकिन आपको तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। ये सभी को बताया जाता है। जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है तो बेसिक क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन कराया जाता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम वाटर के मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे कि 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल। अभी मैंने डिस्कस किया जो क्वेश्चन, बिल्कुल उसी बेसिस पर अभी हमने जो क्वेश्चन किया था इसके जस्ट पहले, उसमें क्या था? मास गिवन था और मास से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे। यहां भी हम मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मास देखिए हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस के लिए 3 यूनिट्स होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी केमिकल सब्सटेंसेस एटम होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स, मोल एटम्स और क्या? मास। अब इन तीनों का कनेक्शन क्या होता है भाई? मास 3 चीजें होती हैं। एक होता है मास, एक मोल और नंबर। यहां पर मास और नंबर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। मास मोल से रिलेटेड होता है और मोल नंबर से रिलेटेड होता है। मास मोल से कैसे रिलेटेड होता है? मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। और नंबर होता है मोल इनटू आवागाड्रो नंबर,
तो जब भी आपको मास से नंबर कैलकुलेट करना होगा तो पहले आप मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। मोल कैलकुलेट करेंगे और मोल आ जाएगा तब नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? पहले वाटर के मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर क्या होगा? गिवन मास 18 ग्राम, मास अपॉन मोलर मास 18, ये आ जाएगा 1। अब यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na, तो ये हो गया Na। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 6.023 इंटू 10 पावर 23। यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, लेकिन हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं निकालना था, हमें निकालना था टोटल इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होता है? OH, ये होता है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन में 6 होते हैं। दो ने शेयरिंग कर ली, और तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना? गलत बात। जो ऐसे कैलकुलेट करेगा उसे गलत, क्योंकि फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कहां गए? इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको ऐसे लिखना है H2O, इसमें हाइड्रोजन 2 है 1 1 और +1 ऑक्सीजन है 8 16। अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन में तो इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 1 और +8, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 10। 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 10 इंटू Na मॉलिक्यूल, 10 Na, ये आंसर है। ठीक है, Na का वैल्यू आप रख दीजिए 10 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारे किए होंगे। जेई में बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के। जो जेई एडवांस में कई सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आसान होते हैं, बशर्ते आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम वाटर का 18 ml दिया था, उसमें पूछे थे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो हमने क्या प्लानिंग की कि पहले हम मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं और फिर 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें कमेंट में लिख के बताएगा, हम उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1980 का क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द मॉडर्न एटॉमिक मास यूनिट इज बेस्ड ऑन द मास ऑफ, एक फिल इन द ब्लैंक्स है कि भाई मॉडर्न एटॉमिक यूनिट AMU किस पर बेस्ड है। तो ये जेई 1980 का क्वेश्चन है। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसका डेफिनेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है 1/12 इंटू मास ऑफ C12 आइसोटोप, और ये कितना आता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम।
ये 1 AMU की वैल्यू है और 1 AMU की वैल्यू 1 अपॉन आवागाड्रो नंबर, इतने ग्राम होती है। ठीक है, तो अभी AMU एटॉमिक मास यूनिट किस पर बेस होता है? C12 आइसोटोप के मास पर। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। देखो कितनी आसान सी चीजें और बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें जो बिल्कुल बेसिक थ्योरी से है। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, केवल और केवल हर चीज का थॉरोली रिवीजन होना चाहिए और कई बार रिवीजन होना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक बार ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत ज्यादा बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। जब आप एक ही चीज को कई बार पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आता है, उस कॉन्सेप्ट की जो आत्मा है वो आपको समझ में आती है। अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ेंगे तो जब भी आपको जरूरत होगी तो आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? जब एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपके पास धुंधली सी यादें होंगी। लेकिन जब आपने कई बार चीजों को कर रखा होगा तो उससे रिलेटेड कोई चीज आएगी तो आप तुरंत उसे अप्लाई कर पाएंगे, बल्कि उससे अगर रिलेटेड आती है तब तो करते हैं, और उससे थोड़ा सा डेविएटेड भी आएगी तो उस कॉन्सेप्ट को मोल्ड करके आप यूज कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने कॉन्सेप्ट पर ट्रस्ट होना चाहिए और परफेक्शन होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन न लगाएं, बल्कि उन क्वेश्चंस को लगाएं जिन वैरायटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो किसी टॉपिक पर आपको हजारों बुक मिल जाएंगी और उसमें लाखों क्वेश्चन होंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने से कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि आप उन क्वेश्चंस को करें जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, जिससे आपको पता पड़े कि जेईई में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप ये मत कहिएगा कि सर किसी भी लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जीके आपकी बैंक क्लर्क में भी आती है और आईएएस में भी आती है। अब बैंक क्लर्क में जीके का एक लेवल है, आईएएस वाले लेवल की जीके बैंक क्लर्क में नहीं पूछ सकते हैं, या आईएएस में बैंक क्लर्क लेवल की जीके नहीं पूछ सकते। हर एग्जाम का अपना लेवल होता है और वो लेवल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पता पड़ता है। इसलिए हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको जरूर डिस्कस करने चाहिए और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आपको अपने नोट से देखना चाहिए, ताकि अगर उस कॉन्सेप्ट पे बेस कोई क्वेश्चन इनकमिंग ईयर में आ जाए तो आप फटाफट उसे कर लें। चलिए भाई, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।